करता हूँ बात बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आप सेल टैक्स से रिलेटेड क्या चीज़ पूछ रहे हैं, पूछिए जी। डेबिट एंड क्रेडिट नोट को हमने जब पढ़ा था, हमने कहा था कि देयर आर 4 डिफरेंट रीजंस जिसकी वजह से डेबिट क्रेडिट नोट की वजह बन सकती है। नंबर पहली उसमें से एक रीज़न क्या है कि हमने चीज़ें वापस कर दी हैं या हमें किसी ने चीज़ें वापस कर दी हैं, एक बात हो गई, या वैल्यू इंक्रीज हो गई है, ठीक है, या हमने सेल की थी, गलत प्राइस चार्ज हो गई थी, अब हमने कहा कि नहीं ये 200 का रेट नहीं था, 225 का रेट था, या वैल्यू इंक्रीज हो गई है या वैल्यू डिक्रीज हो गई है, या उस शख्स की वो चीज़ें डिफेक्टिव हैं, उस क्वालिटी के ऊपर पूरी नहीं पड़ रही। इन सारे की समरी जो हमें इस्तेमाल करनी है एग्जाम में वो क्या है, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ठीक है ना। आप अगर स्लाइड्स में देखेंगे वहां हमने डेबिट क्रेडिट नोट का उतना पोर्शन रिप्रोड्यूस किया हुआ है जितने की हमें ज़रूरत है। ये प्रैक्टिकल बातें हो रही हैं जिसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। फिर भी इसमें से एक दफ़ा गो थ्रू करना चाहें तो कर लें, नथिंग लाइक इट। इसीलिए मैंने कहा था कल आपसे, बल्कि डेबिट क्रेडिट नोट भी जब नए नए आए ना, पुरानी अटेम्प्ट में शायद आपको कहीं नज़र भी आए कि डेबिट क्रेडिट नोट एग्जामिनर ने पूछ लिया, आपको देखना चाहिए लाइक मैक्सिमम 2016 ऑनवर्ड, ये 4-5 साल बन जाएंगे। यहाँ से ट्रेंड आप देखिए, मैंने कल आपसे कहा था कि उस में से गो थ्रू हो जाएं, या फिर मैं कल खुद क्लास में गो थ्रू करवा देता हूँ आपको उस चैप्टर में से, क्योंकि मैं स्लाइड बना लाऊंगा फिर उसकी, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ एग्जामिनर पूछ रहा है। सर अदनान की बुक में जो एक बहुत अच्छा काम हुआ है, वो हर चैप्टर में जो टॉपिक वाइज अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ है किताब के अंदर कि आप उसमें से सिर्फ ये देखें कि सर ने सारे क्वेश्चन जितने अवेलेबल थे वो डाले हुए हैं, आप आखिरी 5 साल उसमें से देख लें किसी भी टॉपिक के, तो आपको खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हर टॉपिक पता चल जाएगा कि एग्जामिनर कहाँ खड़ा है। बात समझ आ रही है। तो सेल टैक्स के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है ना, उसमें से आखिरी 5 साल के सवालों को एक नज़र डाल लें, अदरवाइज मैं कल थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूंगा बल्कि कल हम क्लास में ही कर लेंगे, आप छोड़ दें, आपने तो नज़र कहाँ डालनी है अच्छा जी, यहाँ से हमने चैप्टर 1 का कल आगाज़ किया था, बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉज, नहीं यहाँ से आगाज़ किया था, हमने आगाज़ किया था यहाँ से जी डेफिनेशन से। ये रिकॉर्ड्स कल हमने ख़त्म कर दिया था ना, यहाँ से आगे स्लाइड नहीं आ रही थी हमारे पास। अच्छा जी, नाउ जी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन। डेफिनेशन ऑफ टैक्स हमने कल देखी थी कि टैक्सेशन इज अ कलेक्शन ऑफ शेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इनकम बाय गवर्नमेंट अंडर अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कल हम बात थोड़ी सी कर गए थे। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, टैक्स का निज़ाम का जो मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि क्यों टैक्सेशन का निज़ाम एग्जिस्ट करता है, उसके 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव हमें नजर आएंगे लिखे हुए यहां पर। नंबर 1, टू कलेक्ट रेवेन्यू टू रन एंड एडमिनिस्ट्रेट गवर्नमेंट, यानी रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव पैसे इकट्ठे करना, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, पैसे से चलेगी। टैक्स इज अ टूल फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स पॉलिसी, जैसे कल हमने मोबाइल की एग्जांपल ली, एप्पल की एग्जांपल ली, कि अगर हम किसी चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर से टैक्स खत्म कर देते हैं, और अगर किसी चीज को डिस्करेज करना चाह रहे हैं उस पर हैवी टैक्स लगा देते हैं। अगरचे ये एक अलग बहस है कि वो डिस्करेज हो पाती है या नहीं हो पाती, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ फर्क उसके ऊपर पड़ रहा होता है, तो हम कुछ चीज़ों को महंगा कर देते हैं टैक्स लगाकर, लेकिन बाज़ मरतबा टैक्स लगाने का मकसद रेवेन्यू कमाना नहीं होता, बल्कि हम चाह ये रहे होते हैं कि ये काम हो ना, ठीक है ना। मसलन हम चाह रहे हैं कि यार इंपोर्टेड चीज़ें मुल्क में इंपोर्ट ना हो, उसके ऊपर टैक्स लगाना इशू नहीं है, टैक्स लगाने से रेवेन्यू तो आ गया, लेकिन जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है वो तो अपनी जगह पर ही है। जो डॉलर महंगा हुए जा रहा है, बाहर से जब भी आप चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो आपको किस करेंसी में पेमेंट करनी है, डॉलर में करनी है। अब डॉलर की गवर्नमेंट तो ले रही है टैक्स 5%, 2%, 3%, या सेल टैक्स है तो 17%, और वहाँ तो जो डॉलर देने पड़ रहे हैं वो 100 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अगर 100 रुपये की चीज़ है, गवर्नमेंट को तो 17 रुपये आए, और ये रुपीज़ में आए और गए डॉलर में है, तो डॉलर के ऊपर जो प्रेशर मौजूद है वो तो अपनी जगह पे रहेगा।
तो हमारे पास एक आसान हल ये है कि हम लोकली चीज़ों को यूज़ करें। अब गवर्नमेंट को ये पॉलिसी लगानी हो तो आज के दौर में वो क्या कर सकती है, वो कर सकती है टैक्सेशन बढ़ा दे वहाँ पर ताकि थोड़ा सा ट्रेंड हट जाए। टैक्स इज यूज फॉर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मैंने कल भी कहा था कि जब भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो आपके ध्यान में आना चाहिए कि यार अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लग रहा होगा और गरीबों पर कम लग रहा होगा। जी जी, वो तो बिलीव ही नहीं करते इसके ऊपर, फिलहाल वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे ना। मतलब उनके यहाँ तो जो कोई अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, जो गरीब है वो बेचारा गरीब है। थोड़ी सी पॉपुलेशन है, थोड़े से लोग हैं, मौज लगी हुई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हालात चेंज हुए हैं पिछले 10-12 सालों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर भी, दुबई के अंदर भी। तो अब हालात थोड़े टाइट हुए हैं, तो वो टैक्सेशन की तरफ आ भी गए। दुबई में वैट सिस्टम लग गया, ठीक है ना, वैट आ गया, सऊदी अरब में भी आ गया, जबकि पिछले सालों से नहीं था, ठीक है ना। अच्छा जी, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन। गवर्नमेंट कैन एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय इंट्रोड्यूसिंग एग्जेम्पशन। कुछ चीज़ों की को हम एग्जेम्पशन दे दें ताकि ये चीज़ें हमारी लोकली बननी शुरू हो जाएं, या उसकी जो कंपैरिजन की चीज़ें हैं उसके ऊपर टैक्स लगा दें ताकि लोकल इंडस्ट्री थोड़ी सी क्या हो जाए, शेल्टर मिल जाए उसको, थोड़ा सा उसको बेनिफिट हो जाए। बाय चार्जिंग हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट द गवर्नमेंट कैन एनकरेज लोकल परचेजेस। मैंने कल चीज वगैरह की एग्जांपल आपको दी थी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम यही यहां पर कर रहे हैं। टैक्सेस कैन बी यूज टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बड़े घरों पर ज्यादा टैक्स लगा दें, बड़ी गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स लगा दें, इस तरह का काम कर दें तो इससे भी ये काम हो जाएगा। टैक्स प्रिवेंट वेल्थ बीइंग कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स ऑफ रिच। जाहिर है जब आप टैक्स लगा रहे होते हैं तो टैक्स का एक शेयर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन सारी बातों में मैंने कल भी आपसे कहा था कि आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो फिर फेयरली यूज हो रहा है, फिर ये बेनिफिट आ रहे होंगे ना। कि आपने अमीर से टैक्स लिया लेकिन अगर फिर उससे भी अमीर पे खर्च हो गया तो फिर तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं हो रही ना। तो इस वक्त आप थ्योरेटिकली यही अज्यूम करेंगे कि टैक्स ठीक इस्तेमाल हो रहा है, फिर ये बातें हमें ठीक लगेंगी। गवर्नमेंट कैन एनकाउंटर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन। क्या मतलब? यानी इन्फ्लेशन का तो मतलब है महंगाई। मसलन जैसे आजकल हम फ्यूल में कर रहे हैं, जब इंटरनेशनली फ्यूल प्राइसेस हमारी बहुत बढ़ गई हैं तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पेट्रोल की प्राइसेस को एक रेंज में रखने के लिए उसके ऊपर टैक्सेस कम कर देते हैं। लेकिन जब पेट्रोल की प्राइसेस बहुत नीचे आ जाती हैं तो फिर भी हम नहीं चाह रहे होते कि पेट्रोल एकदम बहुत सस्ता हो जाए, फिर हम ये वाला डिप्रेशन, फिर हम टैक्सेस बढ़ाकर उसकी प्राइस को एक जगह मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों टूल्स हमारे पास है। किसी चीज की प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आ गई है, क्योंकि बिजनेस में, मुल्क में, इकोनॉमी में चीजों की प्राइसेस का स्टेबल रहना ज्यादा जरूरी है, बहुत नीचे आना जरूरी नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि पेट्रोल की प्राइस 25 रुपए लीटर हो जाए, ये जरूरी नहीं है। पेट्रोल की प्राइस किसी एक लेवल पर, किसी एक बैंडविड्थ के अंदर सर्टेन हो जाए, ये ज्यादा जरूरी है। तो फिर गवर्नमेंट ये टूल इस्तेमाल कर सकती है उस रेंज में रखने के लिए। उस रेंज से बाहर जाने लगे, पेट्रोल महंगा होने लगे तो अपने टैक्सेस कम करके उसे उस रेंज में रखने की कोशिश करे जब तक गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। पेट्रोल सस्ता होकर एक खास रेंज से नीचे आने लगे तो टैक्सेस बढ़ाकर उसको एक रेंज में मेंटेन करने की कोशिश कर सकती है। ये सारे काम किए जा सकते हैं। इस वक्त भी मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव है कि चीज़ें जो है वो क्या रहें, मेंटेन रहे किसी एक लेवल पर। टू प्रमोट साइंस एंड इन्वेंशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें हम टैक्सेशन के जरिए भी कर सकते हैं। कैसे? आपने पढ़ा, वो हमने साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्रेडिट दे दिए, इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स क्रेडिट दे दिए, इस तरह के काम कर दिए। तो इस तरह की चंद बातें यहाँ पर और भी लिखी हुई हैं जिनका मकसद यह है कि ये दीज आर नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, जिसकी मदद से हम अपनी पॉलिसीज या अपना विजन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, रादर देन कि हम वहाँ से टैक्स सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करना चाह रहे हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल वैसी वही है कि अगर कहीं पर हम ट्रैफिक वार्डन को खड़ा करते हैं
और वो लोगों के चालान कर रहा है, तो इसका मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेट करना है कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर अंदाज से चल सके। आल्दो के फाइन लगाकर, पेनल्टीज लगाकर हम उसको रन कर रहे हैं और वहां से कुछ रेवेन्यू भी इकट्ठा हो रहा है। अच्छा जी, तो ये 5-7 आपने याद कर लेनी है, इसमें से अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है। 7 वाला, इट कैन बी यूज टू डिस्करेज इन्वेस्टमेंट अब्रॉड। बाहर इन्वेस्टमेंट ना करें, लोकल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट दे रखे हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर में करें, इन्वेस्टमेंट इन फुला में करें, इन्वेस्टमेंट इसमें करें, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक हो गई बात जी। अच्छा जी, बेसिक ऑफ टैक्स लॉज, असल में एडम स्मिथ की एक फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। ये इससे वहां पे उसने थोड़े से बेसिक एक आइडिया दिया कि एक टैक्सेशन के निज़ाम को कैसा होना चाहिए। उसने कहा जी उसके अंदर 4 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, इक्विटी, इक्वालिटी। टैक्स पेमेंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम। क्या मतलब, जिसकी इनकम ज्यादा वो टैक्स भी ज्यादा, जिसकी इनकम कम उसका टैक्स भी कम, और एक खास लेवल से जिनकी इनकम कम उनको टैक्स नहीं ना। सर्टेनिटी, टैक्स पेबल शुड बी क्लियर एंड सर्टेन टू टैक्स, यानी सब्जेक्टिव मैटर नाउ, इट शुड बी क्लियर। आपको पता हो क्या जी, 4 लाख से ऊपर ये टैक्स है, 8 लाख से ऊपर ये टैक्स है, 10 लाख से ऊपर ये टैक्स है, या प्लॉट बेचूंगा 3 साल के अंदर तो ये टैक्स लगेगा, 3 साल के बाद करूंगा तो ये होगा, ये क्लियरली आपको पता हो। अनसर्टेनिटी ना हो, ठीक है, फिर ही लोग टैक्स देंगे। ताकि असल में इसका मकसद क्या है कि लोग अपने टैक्स को प्लान कर सकें। लोगों को पता हो मैं ये ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूं तो मेरे ऊपर इसका टैक्स इंपैक्ट क्या आएगा। वो कहें जी टैक्स इंपैक्ट तो उस वक्त पता चलेगा जब एफबीआर देखेगा। तो फिर एडम स्मिथ कहते हैं कि नहीं, फिर आप टैक्स का कल्चर डेवलप नहीं कर सकेंगे। कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, वो कहते हैं कि जो टैक्स की पेमेंट है ना, ये हमेशा आसान होना चाहिए। अगर कोई शख्स टैक्स पे करने आ रहा है और आप कहने जी हम तो नहीं ले रहे इस वक्त, कल आना, पहले चेक कराओ तुम्हारा ये वाइट वेल्थ है कि नहीं है, कुछ ना पूछें उससे। जब वो गवर्नमेंट को पैसे दे रहा है तो चुप करके पैसे रख लें। ऐसी शर्त भी ना लगाएं कि क्रॉस पेमेंट चेक से होनी चाहिए फला। इसीलिए आपने देखा सेक्शन 23 के अंदर हम कहते हैं जो गवर्नमेंट को ड्यूज दे रहे हैं कैश में दे दें, जैसे मर्जी दे दें, आज पैसे दे दें, ठीक है ना। टैक्स शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्स पेयर एट कन्वीनियंस टाइम। और अब तो हो गया ऑनलाइन, हमने कर दिया इसी उसको प्रमोट करने के लिए अब ऑनलाइन भी आ गया, बाकी सारे मामलात भी आ गए। बहुत सारी जगह पे हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि क्रॉस चेक से पे करे, ये करे, यहाँ कुछ नहीं लगा रहे। रिटर्न रिवाइज करनी है, हम कहते हैं रिटर्न रिवाइज करके ज़्यादा टैक्स देना है, कर लें, हमारे से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें क्यों हैं, यही वाली कॉन्सेप्ट वहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, ये हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन का क्या मतलब है, टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। क्या मतलब, जो महकमा आपका टैक्स कलेक्ट कर रहा है, हमारा कौन सा महकमा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, एफबीआर। हमारे मुल्क में 2 तरह से टैक्स कलेक्ट हो रहा है। एक तो वो है जो डिडक्शन एट सोर्स हो रहा है, जो हमने कहा जी बाउंड है, लोगों को हर हालत में टैक्स जमा कराना है। ये तो टैक्स लोग खुद जमा करा रहे हैं, इसमें तो एफबीआर का कोई कमाल नहीं है। लॉ बना रखा है हमने, उस लॉ की वजह से लोग टैक्स जमा करा रहे हैं। एक थोड़ा सा टैक्स वो कलेक्ट होता है जो एफबीआर की एफर्ट से कलेक्ट होता है। ये टैक्स इतना कलेक्ट होता है और एफबीआर पे खर्चा हमारा इतना आता है। बात समझ आइए, जो एफबीआर का स्टाफ है, जो एफबीआर के एक्सपेंसेस हैं, जो सारा निज़ाम चल रहा है, वो टैक्स थोड़ा सा कलेक्ट कर रहा है और उनकी सैलरीज और वो सारा ज़्यादा है। ये इस तरफ इशारा है कि ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि जैसे हम हर काम को इकोनॉमीज ऑफ स्केल से करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, यहाँ भी ऐसे ही होना चाहिए। टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। जी, इससे बेहतर एफबीआर को ख़त्म कर देना चाहिए। लोगों के अंदर हम ये शऊर पैदा करें कि हमने टैक्स देना है और हम टैक्स के कल्चर को प्रमोट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मंजिल अभी बहुत दूर है। कभी हमें ख्याल आता था कि शायद जब खान साहब की हुकूमत आएगी तो ये ही इज़ द ओनली पर्सन जो ये काम कर सकता था। मतलब हमें
तनकीद के बावजूद ये बात हम तस्लीम करते हैं कि ये काम खान साहब कर सकते थे, जो कि उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ठीक है ना, उन्होंने टैक्स के कल्चर को बिल्कुल भी प्रमोट करने के ऊपर काम नहीं किया। अच्छा जी, काइंड्स ऑफ टैक्सेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस किस तरह से हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है? हम कहते हैं जी देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, और पहले स्ट्रक्चर आ गया तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं जी। ये भी इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स। ये क्या है जी? इट इज अ टैक्स वेयर द रेट ऑफ टैक्स इज फ्लैट, अ फिक्स रेट इज अप्लाइड ऑन पर्सन इनकम वेदर द इनकम इज हाई और लो। यानी ये एज्यूम ये करता है कि यार आप एक फ्लैट रेट लगाएं, मीन फिक्स रेट लगाएं। आप हर बात में इस चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं कि ये अमीर है और ये गरीब है? ठीक है ना, इस बात को ना देखें, बल्कि ये देखें कि जो भी शख्स इनकम कमा रहा है उसने फर्ज किया 5% गवर्नमेंट को देना है, तो हर आदमी ने देना है। अब आप कहें जी अमीर और गरीब पे बराबर टैक्स लग गया, नहीं, बराबर कैसे लग गया? मेरे ऊपर मेरी इनकम का 5% लगा है, मलक रियाज पे मलक रियाज की इनकम का 5% लगा है, तो बराबर तो नहीं लग गया। बात समझ आई है ना? ये सिस्टम ये कहता है, इसके कहने वाले कहते हैं कि आप ये लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। अगर आप जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब है आप लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि आपको सजा मिल रही है, आप ज्यादा क्यों कमा रहे हैं? इन्हें तो इनाम मिलना चाहिए। जो लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, जो लोग ज्यादा एफिशिएंट हैं, जो लोग ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका तो टैक्स रेट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। जब आप किसी शॉप से एक यूनिट परचेज करें, फिर उसे कहने यार मैंने 3 खरीदने हैं, फिर उसे कहने जी मैंने 100 खरीदने हैं, फिर उसे कहें मैंने 1000 खरीदने हैं, तो रेट बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। ठीक है, लेकिन ये सिस्टम कहता है कि एटलीस्ट आप इतना तो करें कि क्या कर दें? फिक्स रेट कर दें। अच्छा जी, फिर दूसरा सिस्टम आता है प्रोग्रेसिव टैक्स। इट इज अ टैक्स इन विच द टैक्स रेट इंक्रीजेस। जो हमारे टैक्स रेट है वो कौन सा है? प्रोग्रेसिव है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ही नजर आएगा, मैं भी बाद में एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोग्रेसिव का मतलब है जैसे जैसे इनकम बढ़े वैसे वैसे टैक्स बढ़े। इसका मतलब है जब आप सैलरीड के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो कौन सा लग रहा है? प्रोग्रेसिव लग रहा है। एओपी पे लगाते हैं तो कौन सा लग रहा है? प्रोग्रेसिव लग रहा है। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, फिर आ गया रिग्रेसिव। ये इसका रिवर्सल है। इट इज अ टैक्स वेयर टैक्स रेट डिक्रीजेज एज अमाउंट ऑफ इनकम इंक्रीजेज। वो कहते हैं असल तो ये होना चाहिए था। अच्छा, ये वाला टैक्स तो हमें हमारे मुल्क में नजर नहीं आता, लेकिन ये दोनों नजर आते हैं। कैपिटल गेन में आपने बहुत सारी चीजों पर पढ़ा कि जी अब 7% टैक्स दे दें, या 10% टैक्स दे दें, या 13.5% टैक्स दे दें। कितना? हर एक के लिए बराबर। कंपनीज का फ्लैट रेट होता है, ठीक है ना, वो भी यहां पर फॉल करते हैं। इंडिविजुअल्स एंड एओपी यहां पर फॉल करते हैं। लेकिन ये वाला टैक्स फिलहाल हमें नजर नहीं आता कि अगर आप ज्यादा इनकम डिक्लेयर करेंगे। ये वाले स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि भाई असल में तो जो इकोनॉमिक्स कह रही है वो तो ये कह रहे हैं ना, जब आप कोई चीज बल्क में परचेज करते हैं तो सस्ती मिलती है। तो जैसे ही आप बल्क में अपनी इनकम डिक्लेयर करें तो आपको टैक्स सस्ता मिलना चाहिए। वेयर एज आप ज्यादा इनकम डिक्लेयर करने को क्या बना रहे हैं? जुर्म बना रहे हैं। इसी वजह से टैक्स एवेजन होती है। इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है। लेकिन इस स्कूल ऑफ थॉट का कहना यह है कि नहीं, गरीब और अमीर को बराबर नहीं किया जा सकता। अमीर पर ज्यादा टैक्स होना चाहिए, गरीब पर कम होना चाहिए। ये स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं कि इससे फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कल्चर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना? तो किसी भी गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन के लिए 3 निजाम मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, या तो सबके ऊपर एक ही टैक्स लगा दे, जैसे इस्लाम ने किया। ज़कात का रेट फ्लैट रेट लगा 2.5% जी, फ्लैट रेट। ठीक है, दूसरा क्या आ गया? जैसे जैसे इनकम बढ़े टैक्स का रेट भी बढ़ता जाए। और तीसरा क्या आ गया? जैसे जैसे इनकम बढ़े टैक्स का रेट कम हो जाए। ठीक है ना? जैसे एक स्कूल ऑफ थॉट है कि आमतौर पर कामयाबी में हर शख्स जो है ना उसका कहता जी मैं हिस्सेदार हूं।
मैं भी इसका क्रेडिट दूँ। मुझे आज भी याद है कि जो कोरियर वाला जब सीए फाइनल पास हुए तो जो वो लेकर आया रिजल्ट, उस वक्त कोरियर के थ्रू ही आता था रिजल्ट, तो वो अब तो शायद 5, 7, 10 साल हो गए, कभी नज़र नहीं आया, लेकिन काफ़ी 10, 12 साल तक मतलब जाहिर है वो इलाके का कोरियर वाला था, अब पता नहीं कहाँ है। तो बड़े अरसे तक वो सर मैं आपका वो कार्ड लेके आया था। कामयाबी का हर शख्स दावेदार होता है, ठीक है ना, लेकिन नाकामी बांझ होती है, ठीक है ना, नाकामी बांझ होती है। नाकामी के साथ कोई नहीं खड़ा होता। बड़े कम लोग होते हैं कि जो नाकाम लोगों को भी अपना हिस्सा समझते हैं और उनको थपकी लगाते हैं, उनको करेज देते हैं, उनको कहते हैं यार कोई बात नहीं, आप दोबारा कर लो, आप ट्राई कर लो, ठीक है ना, आप खड़े हो जाओ। हालांकि इंसान को ज़्यादातर किसके साथ खड़ा होना चाहिए? नाकाम के साथ खड़ा होना चाहिए। उसको आपके सहारे की ज़रूरत होती है, उसको आपकी थपकी की ज़रूरत होती है, उसको आपकी पॉजिटिव एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब आप तमाम यूनिवर्सिटीज़ में देखें, स्कॉलरशिप किस बेस पे मिल रहा है? ज़्यादा मार्क्स की बेस पे। अगर कहीं डिस्काउंट भी मिल रहा है तो किस बेस पे मिल रहा है? मार्क्स की बेस पे। क्या ही अच्छा हो कि कोई इदारा इसको रिवर्सल चलाए। नहीं, किसी एक लेवल पे आप कहें यार कि जो बेचारा नाकाम हो गया है और अब परेशान है, तो यार हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं है। जाहिर है, जैसे लाइक मैं एक छोटी सी पॉलिसी अनाउंस बताता हूं आप लोगों को। दिसंबर अटेम्प्ट वाज द लास्ट अटेम्प्ट फॉर एएफसी। अब बच्चे बेचारे प्लान करके किसी ना किसी तरह मुश्किल से पैसे जमा करके इस लालच में कि यार ये हो जाएगा, हमारी जान छूट जाएगी, बच्चों ने एएफसी किया, फेल भी हो गए, जाहिर है बहुत सारे बच्चे। अब वो जब बच्चे का फेलियर हुआ तो एकदम से उन्हें एक तो फेलियर हो गया, अकाउंटिंग भी आ गई, इकोनॉमिक्स भी आ गई, और कोई जो पेपर फेल हुआ वो भी आ गया, कम से कम 3-3, यानी जितने पेपर वो बेचारे देकर आए थे उतने ही ऑलमोस्ट उन्होंने दोबारा देने। और अब ये सारे पेपर कैफ टाइप के पेपर शुरू हो गए। अब ये सब लोग फंस गए। इसी फिलॉसफी से हमने थोड़ा सा सोचा कि यार ये बेचारे बच्चे वो हैं जो वन ऑफ कभी आइंदा 10 साल बाद अटेम्प्ट चेंज होती है, 10 साल बाद तकरीबन सिलेबस चेंज होता है, तो ये बच्चे हर दफ़ा नहीं आते इस तरह के जो एएफसी में थे अब बेचारे कंपलसरी कहाँ आ गए हैं, पीआरसी के अंदर आ गए। तो हमने सिर्फ एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि यार नाकामी में भी हम शरीक बन जाते हैं। हमने इन सारे बच्चों के लिए ये जो पेपर हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र किए, अभी आजकल हमने शुरू किया। तब यकीन जाने कि उन बच्चों के चेहरों के ऊपर जो खुशी है ना, और उस क्लास को पढ़ाने का जो मज़ा है, वो इस पेड क्लास को पढ़ाने का मज़ा नहीं है। यकीन जाने यकीन जाने यकीन जाने यकीन जाने आप अल्लाह करे पास होकर चलें, लेकिन तो फेल हो गए तो फिर आइएगा, मैं फ्री पढ़ा दूंगा। यकीन जाने मुझे वो क्लास पढ़ानी पड़ रही है। मेरी सुबह पहली क्लास आपकी है और वो क्लास मुझे शाम 7 से 8 बजे पढ़ानी पड़ रही है। अभी इस एज में इतनी क्लासेज पढ़ाना आसान नहीं है, लेकिन यकीन जाने में पिछले 3 दिन से मेरी वो क्लास शुरू हुई है। मैं घर जाता हूँ बिल्कुल फ्रेश जाता हूँ, ठीक है ना। मैं घर जाता हूँ बिल्कुल फ्रेश जाता हूँ। उस क्लास से मैं निकलता हूँ तो मेरी जो मेंटल कैफियत होती है, मेरी जो रूहानी कैफियत होती है, वो एंटायरली डिफरेंट होती है। जिस क्लास से पैसे मिल रहे होते हैं उससे वो कैफियत नहीं होती। वहाँ आपको एक सेंस आती है कि यस मैंने कोई कंट्रीब्यूट किया। पैसा हर चीज़ का नेमुल बदल नहीं हो सकता, कुछ चीज़ें पैसे से हासिल नहीं की जा सकती। यकीन जाने मुझे ये कहना कि यार ये 7 बजे क्लास पढ़ानी है और इसमें ये जो दिन की क्लास से मुझे मिल रहा है उससे 4 गुना मिल रहा है, तो मैं कहूँगा मैं कभी नहीं पढ़ा सकता यार, बस मैं बूढ़ा आदमी हूँ, अब मैं इतना नहीं पढ़ा सकता। लेकिन वो क्लास मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि वो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट क्लास। नहीं, वो हम सब लोगों ने वॉलंटियर किया उसके अंदर, एज एन इदारा हमने वॉलंटियर किया है कि यार नहीं हमने ये काम हमने करना है, ठीक है ना।
और जो हमारे साथ ऐसे कोलीग्स होंगे जो जिन्हें पे कर देना चाहिए उन्हें हम पे भी कर देंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नहीं नहीं तुम बातें वैसे ही पूछ लेते हो ठीक है ना तो असल में फिर मैं अपना डायलॉग दोबारा बोलता हूँ, नाकामी बांझ होती है, उसके साथ कोई आकर खड़ा नहीं होता। वो बड़े कीमती लोग हैं जो नाकामी में भी आपके साथ खड़े हैं, उनकी ज़रूर कदर करें। और आपके माँ बाप आपकी हर नाकामी में आपके साथ खड़े हैं, आपके असातिज़ा सम टाइम आपके साथ नाकामी में खड़े हैं, कोई एक दोस्त होगा जो नाकामी में भी आपके साथ खड़ा है। कभी इंसानों को परखना पड़ जाए ना, तो बस ये देखना कि जो नाकामी में आपके साथ खड़ा है ना वही आपका है। कामयाबी में तो डाकिया भी बड़े अरसे तक क्लेम करता रहता है कि सर मैं लाया था वो कार्ड, समझ लगी है। अच्छा जी आगे चलते हैं जी प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। वो कहता है जी बेनिफिट प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या आ गया? बेनिफिट प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल सेज दैट टैक्सेस शुड बी बेस्ड ऑन द बेनिफिट रिसीव्ड। क्या मतलब? वो कहते हैं टैक्स का ऐसा निज़ाम तख्लीक करे कि जो लोग जिससे बेनिफिट उठा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाएं। वैसे अक्सर हमारे ध्यान में एक बात आता है ना, जो लोग टैक्स नहीं देते, आप उन्हें कह यार आप टैक्स नहीं देते यार, कितना गलत कर रहे हैं। कहते हैं इस मुल्क ने हमें दिया क्या है, हम कौन सा वो, उन्हें बताएं कि यार आप बाहर के मुल्क में जाएं तो वहाँ 45%, 50%, 55% आपकी इनकम का वो टैक्स लगा देते हैं, तो आपको तो यहाँ गवर्नमेंट थोड़ा सा टैक्स मांग रही है। वो कहते हैं हाँ भाई आप सही कह रहे हो, लेकिन वहाँ तालीम भी फ्री है, मेडिकल भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है। आप बेरोज़गार हो जाएं आपको फ़ौरन से पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या मतलब? उन्हें टैक्स देकर फ़ौरन क्या सेंस आ रही है? बेनिफिट। यही बात है कि टैक्स का उसूल यही होना चाहिए कि जो शख्स बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगे। हम अभी बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें लगता है जब हम एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई टैक्स लगाते हैं, जब हम मोटरवे के ऊपर कोई टैक्स लगाते हैं, तो एटलीस्ट ये इस कैटेगरी में आ जाता है कि मोटरवे का टैक्स वही टूल टैक्स पे करेगा ना जो शख्स मोटरवे को यूज़ कर रहा है, जो यूज़ नहीं कर रहा वो टैक्स भी पे नहीं करेगा। अगर हमने व्हीकल्स के ऊपर टैक्स लगा रखा है तो वो लोग टैक्स पे करेंगे जो हमारी सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मुराद है यहाँ पर अच्छा जी, सेकेंड आ गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। टैक्स शुड बी बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे। It means that a person who is earning more income should pay more tax. Progressive tax rate are an example of it. वो कहता है दूसरा क्या है? एबिलिटी, जो पे करने की एबिलिटी रख रहा है उसके ऊपर टैक्स लें, ठीक है। तीसरी आ गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। वो ये वही कह रहा है कि जब भाई फिक्स टैक्स लें सबसे, इससे अमीर गरीब का टैक्सेशन में कोई ताल्लुक नहीं है, वो खुद ब खुद बाई डिफ़ॉल्ट ताल्लुक क्रिएट हो जाएगा। अगर गरीब साल का 2 लाख कमा रहा है और अमीर 2 करोड़ कमा रहा है तो वो 2 करोड़ की वो परसेंटेज दे रहा होगा, ये 2 लाख की वो परसेंटेज दे रहा होगा, तो इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये भी 3 अलग अलग उसी तरह से प्रिंसिपल हमें लिखे हुए नज़र आएंगे। उसके बाद आएंगे जी टैक्सेशन की टाइप्स। असल में ये पिछले के साथ ही लिंक होकर चलेगी बात कि टैक्सेशन जो है असल में 2। अब ये प्रिंसिपल कैसे अचीव करें? ऐसे सोचिए, अगर हम चाहते हैं कि टैक्स उस पर लगे जो बेनिफिट उठा रहा है, तो इनकम टैक्स इसकी एग्जांपल हो सकती है। प्लॉट का टैक्स किस पर लगेगा? जो प्लॉट खरीदेगा, प्लॉट बेचेगा। स्टॉक एक्सचेंज पर जो हमने टैक्स लगाए हैं कैपिटल गेन्स के ऊपर, वो किस पर लगेंगे? जो शेयर्स खरीदेंगे स्टॉक एक्सचेंज से उन्हीं पर लगेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो टैक्सेस हैं ना वो 2 तरह के हैं। वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है ये वहां लगे टैक्स जहां पर हम लगाना चाह रहे हैं। जिन लोगों पर हम टैक्स लगाना चाह रहे हैं, टैक्स उन्हीं लोगों पर लगे, आम पब्लिक पर टैक्स ना लग जाए। मसलन इनकम टैक्स, सैलरी का टैक्स हम किस पर लगाना चाह रहे हैं? जो सैलरी कमाता हो। अब जो बंदा बिजनेस कर रहा है उसके ऊपर सैलरी का टैक्स नहीं लगेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कौन टैक्स देगा? जिसने घर किराए पर दिया हुआ है। जिसने घर किराए पर नहीं दिया हुआ उसको तो नहीं लगेगा। कैपिटल गेन, जो कैपिटल गेन कमाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो नहीं कमाएगा उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इनकम टैक्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक हो गई ना? वो नीचे हेड्स ऑफ इनकम लिखे हुए नजर आ जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है कैपिटल वैल्यू टैक्स। ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, सीवीटी
ये गाड़ियां वगैरह जब आप खरीदते हैं, प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, जब लगता है ये टैक्स, ठीक है ना, या आप एयर टिकट्स वगैरह खरीदते हैं वहां लगता है ये टैक्स। तो जो गाड़ी खरीदेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जो गाड़ी नहीं खरीदेगा उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लग रहा होगा। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड देयर इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है ना हम गरीब अमीर को देखेंगे ना ये देखेंगे, बल्कि ये सब लोगों पर लग जाएगा। सेल टैक्स इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ठीक है ना। कस्टम ड्यूटी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। जिन चीज़ों पर कस्टम ड्यूटी पे होगी वो भी सेल टैक्स की तरह उसका हिस्सा बन जाएगी, आप सब लोगों को ये पे करनी पड़ जाएगी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्सेस, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड अदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्योंकि हम सारा कुछ पढ़ा है तो आप ये तो नहीं मेरे से पूछेंगे कि यार सर ये सैलरी इनकम क्या होती है, प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है, इसीलिए इसको चैप्टर 1 में नहीं पढ़ते, वरना हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा होता। या आप ये कहें सर ये टैक्सेबल सप्लाईज क्या होती हैं, ये इंपोर्टेड गुड्स क्या होती हैं, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या, अब ये तो सब आप पढ़ाएं। इसी वजह से हम इसे एंड में पढ़ रहे हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हमें एक्सप्लेन ना करनी पड़ रही हैं। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर वो काम मैंने खुद कर दिया, यही काम मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हर चैप्टर में सर अदनान की बुक में ये काम हुआ है और ये वहीं से मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसको देखिए जी, सॉरी पेपर बोलिए, पेज नंबर बोलिए। कोई जरूरत नहीं है, हाँ ऐसी अभी अभी नजर आ जाता है, लेकिन पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अभी देखिए क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं आपको। ये देखिए, ये पिछले पास पेपर हमारे पास आने शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 2014, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। कितने मार्क्स हैं? 10 मार्क्स। ये पहले ये अब 10 का नहीं आएगा, ये वो अटेम्प्ट है जब पहली दफा ये चैप्टर आया था, उस एग्जामिनर ने एक ही शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ से टोटल 8 से 10 नंबर आने हैं, उसने जान छुड़वाई कि मुझे और काम ना करना पड़े। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी। स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, आगे चलिए जी। ब्रीफली एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। सिर्फ नाम लिखने, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ब्रीफली एक्सप्लेन, हाँ ठीक है, सेल टैक्स को एक्सप्लेन कर ही देंगे ना, जैसे भी लिखा हुआ था। जी आगे चलिए जी। बिसाइड financing government operational expenditure, taxation is also utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic, वही non revenue objective, फिर रिपीट हो गया। अच्छा जी, taxes are primarily revenue yielding tool to the government, you are required to state any 3 non revenue। अब देखें सारी दफा क्या आ रहा है, अब कहां तक पहुंच गए हम, 2018 तक पहुंच गए। आगे चलें, यहाँ उसने वैसे ही वो बता ही दिया कि हाई टैक्स और लो टैक्स, यानी उसी की एग्जांपल बना दी, और फिर डिस्कस 3 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर टैक्सेशन। तो आपको सारा नजर आ जाएगा क्या पूछ रहा है वो। ऊपर नॉन रेवेन्यू के नहीं दिए हुए, ऊपर दिए हुए हैं टोटल ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। ऊपर वाले 3 पॉइंट रिलेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, और नीचे जाके नॉन रेवेन्यू के वो हैं सारे ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, गो थ्रू हो जाएंगे इसमें से। आपको आखिर में आए हुए सवाल बता रहे हैं कि क्यों कुछ चीज़ों को हम लेस एम्फसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैं तरीका इसका बताता हूँ। इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आप आई कैप की बुक को ओपन करेंगे तो वहाँ ये चीज़ें जो मैं छुड़वा रहा हूँ ये लिखी हुई भी नज़र नहीं आ रही होंगी।
आई कैप का एग्जामिनर जब पेपर बनाने बैठता है तो वो आई कैप की बुक को यूज करता है, पर्टिकुलरली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, आप कोई एक सवाल उठाकर दिखाइए थ्योरेटिकली जो आई कैप की किताब से बाहर आया हुआ। ठीक है ना, इसलिए हमें ओवर करने की भी कोई खास जरूरत नहीं है। फिर देखें वही डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट, इस पूरे चैप्टर में से उसने सिर्फ 2 बातें पूछी है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली बात पूछी है और एक उसने नॉन रेवेन्यू वाली बात पूछी मेनली। वो तो फिर कुछ भी हो सकता है, पूरा चैप्टर पढ़ के जाएं। अगर मुझे कहेंगे मैं एक एक लाइन पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये 7-8 नंबर की सारी गेम है इन 3 चैप्टर में से, और इसको इतना फोकस करने की जरूरत नहीं। नहीं, अब नहीं ऐसे पूछ रहा, अब वो ऐसे ही पूछता है 2 मार्क्स उधर से ले लिए, 1-2 उधर से ले लिए, इस तरह करके थोड़ा सा सेपरेट कर देता। बेटा नहीं, बातें नहीं करें। लेकिन ऐसा है नहीं ना, लोग काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, नेशनल जीडीपी इंक्रीज होगा, बाकी बेनिफिट भी तो होंगे ना। अच्छा जी, देखिए जी, इसके बाद चैप्टर नंबर 2 आ गया जी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आपको पहले लेक्चर में याद करें, मैंने आपको ये बात समझाई थी एक छोटी सी ऐसे ड्रॉ करके कि हमारा जो सबसे ओवरराइडिंग उसूल है पाकिस्तान में, सबसे जो सुप्रीम लॉ है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे ये बातें लिखी हुई हैं कि मेरे राइट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, सदर कैसे बनेगा, प्राइम मिनिस्टर, सारा निज़ाम दायरे में ही लिखा हुआ है। वहीं पर यह बात भी लिखी हुई है कि मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान चलेगी कैसे। इसके फाइनेंशियल मैटर 2 एंगल से हमारे सिलेबस में शामिल हैं। फेडरल गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होंगे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या होंगे, और फेडरेशन और प्रोविंसेस आपस में रेवेन्यूज कैसे शेयर करेंगे। ये 2 बातें सिर्फ इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। इसमें 2 कॉन्सेप्ट आएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी एक अकाउंट है जहां हमने पैसे रखने हैं। ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड लोन रेज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड आप समझें एक अकाउंट है जिसके अंदर हमने पैसे डालने हैं, ठीक है। वो कहता है जी इस अकाउंट में कौन कौन से पैसे डालेंगे। वो कहता है जितने रेवेन्यू रिसीव होगा गवर्नमेंट को, कहां से, टैक्सेस वगैरह से, या गवर्नमेंट जो लोन वगैरह लेगी आईएमएफ से, फलां से, दिमाग से, वो पैसे हम इस फंड में डाल दिया करेंगे। ठीक होगी बात। नंबर 2, अमाउंट रिसीव्ड इन रीपेमेंट ऑफ लोन शैल बी क्रेडिटेड टू फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए लिखा हुआ है कि अगर हमने खुदा ना खास्ता किसी मुल्क को लोन दिया हुआ हो और वो हमें लोन वापस कर दे तो वो पैसे भी हम इस फंड में डालेंगे। बात समझ आ गई है जी। वो दौर तो अच्छे थे ना, वो कोई नेकोकारों के दौर थोड़े थे, वो तो गुनाहगारों के दौर थे। अच्छा जी, बात नहीं वापस आ। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, इसमें पैसे कहां कहां से आएंगे, टैक्सेस से, लोन से, और उन बदकिस्मत लोगों से जिन्हें हमने लोन दिया हुआ है और वो अब हमें वापस कर देंगे तो वहां से। ठीक है ना, ये पैसे आया करेंगे इस अकाउंट में। इस अकाउंट का नाम क्या है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। नहीं, एंड पब्लिक अकाउंट नहीं मैंने बोला, ये आप बोल रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं बोला। अब एक दूसरा अकाउंट है विच इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। एक्चुअली दीज आर द 2 अकाउंट्स, इसको ऐसे ही याद करना है आपने। ठीक है, एक हमारे पास ये अकाउंट है गवर्नमेंट के पास, एक गवर्नमेंट के पास ये अकाउंट है। इस दूसरे अकाउंट का नाम क्या है, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। All other monies received by the federal government or deposited with the Supreme Court or other court shall be credited to public account of federation. इनके अलावा अगर कहीं से गवर्नमेंट के पास पैसे आ जाएं या
जब सुप्रीम कोर्ट्स फाइन लगाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में पैसे जो कलेक्ट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में लीगल फीस जमा हो रही होती हैं, या किसी की गारंटी की अमाउंट है, वो ज़मानत की अमाउंट है, और फिर लोग आते भी नहीं हैं पाकिस्तान वापस, ठीक है ना, तो वो वाले जो पैसे हैं वो सारे कहाँ जा रहे होंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलेट होंगे तो वो इस अकाउंट में पड़े होंगे, पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। इसका मतलब है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के दो अकाउंट हैं जिसमें हम पैसे रख रहे हैं। वन इज कॉल्ड फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड अदर इज कॉल्ड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन। ठीक होगी बात जी? नाउ इन अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा? कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, दोनों की कस्टडी कौन इस्तेमाल करेगा? द कस्टडी ऑफ फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, द पेमेंट एंड विड्रॉल फ्रॉम द फंड, ऑल अदर कनेक्टेड मैटर, यानी इनसे पैसे निकलवाने हैं, इनमें पैसे जमा कराने हैं, शैल बी रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ मजलिस शूरा मीन्स पार्लियामेंट और रूल मेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक हो गया? यानी प्रिंसिपली ये अकाउंट किसके कंट्रोल में होंगे? पार्लियामेंट के कंट्रोल में होंगे, या प्रेसिडेंट जो रूल्स रेगुलेशन बना देगा उसके तहत ये अकाउंट्स चला करेंगे। जी, स्टेट बैंक में मैंने क्लियर हो गई बात जी? एक बात हमें समझ आ गई कि फेडरल गवर्नमेंट के दो अकाउंट होंगे, वन इज फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड अदर इज पब्लिक अकाउंट ऑफ फेडरेशन, और इन दोनों का कस्टोडियन कौन होगा? पार्लियामेंट होगी। और ये ऑपरेट कैसे होंगे? जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रेसिडेंट बना देगा। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। नहीं, अभी नहीं टाइम हुआ। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, इसके ऊपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लें, इस चैप्टर में से यही सवाल आया करता है कि वो कौन कौन से खर्चे हैं जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से किए जाएंगे। फंड में पैसे आएंगे कहां से? ये बात पढ़ा दी हमें। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में कहां से पैसे आते हैं? टैक्सेस के जरिए से, लोन्स के जरिए से, और लोन की रीपेमेंट के जरिए से। ठीक है ना? यहां से हम कौन कौन से खर्चे कर सकते हैं? फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज अपॉन द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड। वो कहते हैं जी, द रेन्यूमरेशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ हिज ऑफिस एंड रेन्यूमरेशन ऑफ। वो कहते हैं सबसे पहले तो जो सबसे बेकार ओहदा है ना हमारे मुल्क का, जिसका कोई रोल नहीं है हमारे इस नए निज़ाम में, सबसे पहले इसका और इसके दफ्तर वालों का खर्चा कर दें, मुल्क की खैर है। ठीक है? ये आईन है पाकिस्तान में बात लिखी। फिर वो कहते हैं जी जो दूसरे लोग हैं साकिब निसार साहब तरह के, पहले उनके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना, और हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, पहले इनके पैसे देखें, अवाम की सोचते हैं उसका क्या करना। दो खर्चे हो गए। तीसरा कहते हैं जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी बड़े अहम आदमी हैं, अवाम तो कहीं ना कहीं से रोटी खा ही लेगी, इन्हें ना तनख्वाह मिली तो ये लोग तो ओहदे वाले भूखे मर जाएंगे, तो इनको भी पैसे दे दें। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, यानी सेनेट और वो, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, आपका कहीं जिक्र नहीं आया। तो हम तो अवाम है, जनता है, हमारा जिक्र कहाँ है? ऑडिटर जनरल का भी जिक्र आ गया। एडमन एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेन्यूमरेशन ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा यार हम अपने ड्राइवर श्राइवर उनका भी ख्याल करें, उनके सारे खर्चे यहाँ से पे होने ज़रूरी है। डेट चार्जेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड अदर। अब अगर गवर्नमेंट ने कोई डेट लिया हुआ है तो उसके जो डेट चार्जेस है, डेट वापस करना है, इंटरेस्ट वापस करना है, वो कहता है ये वाले काम कर लें। अमाउंट पेड फॉर एनी जजमेंट ऑर्डर अगेंस्ट पाकिस्तान बाय एनी कोर्ट, और अगर कोई इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट कोई फैसला आ जाए और वहाँ पैसे देने पड़ जाएं, तो वो पैसे हम इस अकाउंट में से दिया करेंगे। एनी अदर अमाउंट डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट
इसके अलावा और कोई काम होगा तो वो यहाँ से करेंगे। जी प्रेसिडेंट के ऊपर तो कोई केस नहीं ना, एज ए पर्सन होगा कि उसमें होगा? नहीं नहीं, अगर इंडिविजुअल होगा तो वो नहीं, ये रियासत पाकिस्तान के केसेस का जिक्र हो रहा है। जब नहीं, जब आप किसी को केस करते हैं, एक है मेरी कैपेसिटी एज ए जाहिद कवि, एक है मेरी कैपेसिटी एज ए मेंबर ऑफ राइज। अगर एज ए मेंबर ऑफ राइज है तो फिर तो राइज का केस है ना, मेरा नहीं है। इसी तरह प्रेसिडेंट, एक है प्रेसिडेंट और एक है एज ए ह्यूमन बीइंग। कौन सा केस की बात हो रही है? प्रेसिडेंट वाली तो ऑब्वियस, ये तो रियासत का केस है, तो यहां से पे करेंगे। तो एक हाइपोथेटिकल गुफ्तगू हो रही ना, ठीक है ना, होने को हो भी जाते हैं ना। जैसे हमारा वो था रियासत नहीं, यानी प्रेसिडेंट नहीं, जैसे हमने ये जो किए थे, नहीं पनामा नहीं, ये जो हमने गोल्ड वगैरह की एक्सप्लोरेशन के वो जो कॉन्ट्रैक्ट किए थे, क्या नाम थे उनके, इंटरनेशनल एक कंपनी को, रिकॉर्डिक वगैरह के जो केसेस थे, ठीक है ना, और फिर बाद में हम उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने उनको कर दिया कि ये केस, ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं है, वो लोग इंटरनेशनल अदालत में चले गए। अब वहाँ जो फाइन हुआ किसके ऊपर हुआ? रियासत पे फाइन हुआ कि रियासत अपने कॉन्ट्रैक्ट को ऑन नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की बातें हो रही है। अच्छा जी, बस कर दें, आपने याद भी करना है। ओके, चलें जी, यहाँ से आगे चलेंगे इंशाल्लाह कल।